नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंदर हम हरियाणा जीके से संबंधित विशेष क्वेश्चन करवा रहे थे, विशेष प्रश्न करवा रहे थे जो पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे। ये सीरीज हमारी काफी इंपॉर्टेंट है और आप लगातार इस सीरीज को हम देख भी रहे होंगे और आशा करते हैं कि ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ भी रही होगी। चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीरीज को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? ये क्या पूछ रहा है कि पानीपत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की थी। अब यहां पर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ, नरेंद्र मोदी भी कभी पानीपत आए थे और उन्होंने पानीपत से भी किसी अभियान की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में तुरंत। क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन पूछ रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान की शुरुआत की थी, तो आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से एक अभियान लॉन्च किया था जिसका नाम था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 के अंदर की थी। 22 जनवरी 2015 के अंदर हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है पानीपत, और उस पानीपत डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से ही क्यों होती है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला, सेक्स रेशियो वाला जो स्टेट है वो हरियाणा है। लेकिन हम बात करें हरियाणा का जो लिंगानुपात 2019 के अंदर कितना हो गया, 2019 के लिंगानुपात की बात करें तो 924 के समथिंग पहुंच गया है। 2018 के लिंगानुपात की बात करें तो 914 के समथिंग है, लेकिन 2019 के लिंगानुपात के पॉइंट की बात करें तो 924 के समथिंग है। ये आपने याद रखना, एग्जाम में करंट अफेयर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी पानीपत से। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रथम ब्रांड एम्बेसडर कौन है और अंतिम ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यदि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में यदि हम जाने कि प्रथम ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो आप बताएंगे माधुरी दीक्षित। दूसरी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? परिणीति चोपड़ा। और वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? साक्षी मलिक। ये वही साक्षी मलिक है जिसका जन्म रोहतक के अंदर होता है, रोहतक के मोखरा गांव के अंदर, और जन्म होता है सितंबर 1992 के अंदर। साक्षी मलिक जिसने रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और कौन से भार वर्ग के अंदर ये खेलती है तो याद रखिएगा 58 केजी भार वर्ग के अंदर फ्री स्टाइल कुश्ती करती। आपने क्वेश्चन याद रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रथम ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित, दूसरी ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा, और वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो साक्षी मलिक है। ये साक्षी मलिक रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर आई थी, उसके बाद से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। साक्षी मलिक जिसका जन्म रोहतक के मोखरा गांव में होता है, और रोहतक के मोखरा गांव में होने वाले साक्षी का कौन से भार वर्ग के अंदर कुश्ती खेलती है तो आप याद रखिएगा 58 केजी भार वर्ग के अंदर ये कुश्ती करती है। आपने ये याद रखना है। लेकिन इस 22 जनवरी 2015 में से हम 9 घटा दें, ओनली 9 घटा दें, 22 जनवरी 2015 में से 9 घटा दें तो घटना आती है 13 जनवरी 2015 की। ये वो समय था जब देश की धरती पर पहली सीएनजी ट्रेन चली थी। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा में चली थी, और वो भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा में कहां से कहां तक चली थी तो रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। देश की पहली सीएनजी जो ट्रेन है वो कहां पर चली थी तो आप बताएंगे कि हरियाणा के अंदर चली थी। हरियाणा में कहां से कहां तक चली थी तो आप बताएंगे कि रेवाड़ी टू रोहतक के बीच में चलाई गई थी। कहां पर? रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। और वो सीएनजी ट्रेन कब चली थी? 13 जनवरी 2015।
लेकिन जब यह सीएनजी ट्रेन चली थी उस समय रेल मंत्री कौन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे सुरेश प्रभु उस समय रेल मंत्री थे। लेकिन वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो आप बताएंगे कि पीयूष गोयल वर्तमान में रेल मंत्री है। पीयूष गोयल ये वर्तमान में रेल मंत्री है। पीयूष गोयल कहां के रहने वाले हैं? तो आप बताएंगे कि उकलाना मंडी हिसार के रहने वाले। उकलाना मंडी हिसार से रहने वाले। एक क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालने की प्रक्रिया को आप समझे, आप हमारे साथ में बने रहें। और क्वेश्चन यदि आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वीडियो ठीक ठाक लगती है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें। शेयर रुकने नहीं चाहिए, नहीं शेयर करना आपका फर्ज बनता है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो देखिए, हम ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। यदि आपको वीडियो ठीक लगती है ना तो शेयर करें, वीडियो अच्छी लगेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से की थी। बेटियों की संख्या बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, इसके लिए लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड भी पानीपत में बनाया गया था। लेकिन 22 जनवरी में से हमने 9 घटाया है। 13 जनवरी 2015 देश की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। उस समय रेल मंत्री सुरेश प्रभु हुआ करते थे। वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल है, और पीयूष गोयल कहां के रहने वाले हैं? उकलाना मंडी हिसार से। लेकिन रेल मंत्री का क्वेश्चन एग्जामिनर ना पूछकर रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो है, तो आप याद रखिएगा वीके यादव, ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। देखिए क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा कि देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहां से कहां तक चली, तो रेवाड़ी से रोहतक, रोहतक से रेवाड़ी करते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने बताना है कि पहली सीएनजी ट्रेन चली थी वो कहां से कहां तक? रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी, ना कि रोहतक से रेवाड़ी के बीच में। तो गलत हो जाएगा रोहतक से रेवाड़ी, रेवाड़ी टू रोहतक, ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, मजा आएगा पढ़ने में। नहीं, आसान जबरदस्त पॉइंट है। चलिए ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, सभी पॉइंट आपके माइंड में रहे। और यदि नोट नहीं करते ना, तो हम ये पूरे आश्वासन के साथ कहते हैं एक बार वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें, कन्फर्म याद हो जाएगा, कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? एक समाचार पत्र था और उस समाचार पत्र का नाम क्या हुआ करता था? कोहिनूर। इस कोहिनूर समाचार पत्र के संपादक कौन स्वतंत्रता सेनानी थे? ऑप्शन सुनेंगे, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रभान गुप्त, नेकीराम शर्मा या पंडित श्रीराम शर्मा। तो बाल मुकुंद गुप्त कोहिनूर समाचार पत्र है, ये किसने निकाला था? तो आप याद रखिएगा बाल मुकुंद गुप्त ने कोहिनूर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। बाल मुकुंद गुप्त कहां के रहने वाले हैं? तो आप याद रखिएगा गुड़ियानी। लेकिन ये गुड़ियानी पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता था? तो झज्जर में। लेकिन वर्तमान में ये गुड़ियानी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद गुप्त का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? वर्तमान में रेवाड़ी से। कौन से गांव से है? गुड़ियानी से। और आप याद रखिएगा जिसने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो याद रखिएगा कोहिनूर समाचार पत्र। याद रखना है बीरबल का छत्ता या बाल मुकुंद दास का छत्ता, जो कहां पर पड़ता है? नारनौल के अंदर। राजा बीरबल का छत्ता या बाल मुकुंद दास का छत्ता, जो कहां पर पड़ता है? नारनौल के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ें। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन हुआ करते थे? देखिए ये आप जब क्वेश्चन पढ़े ना, तो क्वेश्चन बस एक ध्यान लगाकर पढ़ ले। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन हुआ करता था? आपको याद होगा जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1900 नहीं आएगा, 1556, 1900 नहीं आए, 19 में कोई अकबर वगैरह नहीं थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है नवंबर 1556 के अंदर। और वो 1556 के अंदर जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य हुई थी। और वो हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसका संबंध कहां से है? रेवाड़ी से। तो अकबर के समय किसके समय? अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन हुआ करता था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। और इन्हीं के मध्य पानीपत की सेकंड लड़ाई हुई थी, पानीपत का सेकंड वार हुआ था। तो ये याद रखना है, अकबर के समय रेवाड़ी का जो शासक हुआ करता था हेमू। दिल्ली का अंतिम हिंदू विक्रमादित्य जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य।
हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में बताया जाता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का जब शासक बनता है, दिल्ली का बादशाह बनता है, अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। वो घटना कब की है? अक्टूबर 1556 की। अक्टूबर 1556 के अंदर जब दिल्ली का शासक बन जाता है कौन? हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो ये खबर जैसे ही अकबर को लगती है, अकबर ने अपने सभी सेनापतियों को थानेसर कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होने के आदेश दिए। सभी सेनापति, अकबर के सभी सेनापति थानेसर कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होते हैं और वहां पर एक प्रस्ताव रखा जाता है कि दिल्ली का एक हिंदू शासक बन गया, उस हिंदू शासक को किसी भी तरीके से उसकी गद्दी से हटाना है। प्रस्ताव रखा जाता है, सभी सेनापति वहां पर मौजूद रहते हैं अकबर के। अकबर इस प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए कहता है, सभी सैनिक वहां पर मौजूद थे, सभी सैनिकों ने मना कर दिया कि हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ में युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि सभी सैनिकों को पता था कि हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है, कोई भी लड़ाई हारी नहीं है। इस बात का डर अकबर और अकबर के सभी सेनापतियों को भी था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जब हुई थी, उससे पहले हेमचंद्र विक्रमादित्य कोई युद्ध नहीं आ रहा था, और कोई युद्ध नहीं आ रहा था तो इसका डर अकबर के सभी सेनापतियों को और अकबर को भी हुआ करता था। सभी सेनापति मना कर देते, लेकिन उसमें से एक सेनापति हां भर देता है। वो सेनापति जिसका नाम था बैरम खान। वह ये सोचा कि यदि युद्ध जीत गए तो चारों तरफ बैरम खान का हाहाकार होगा, हाहाकार मचेगा, बैरम खान से लोग डरने लगेंगे, बैरम खान का सिक्का चलने लगेगा, और यदि युद्ध हार गए तो वैसे भी मरना है और वैसे भी भारत से भागना है। तो बैरम खान के नेतृत्व में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अकबर का सेनापति बैरम खान हुआ करता था। ऐसा बताया जाता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य हाथी के ऊपर बैठकर युद्ध कर रहे थे। ऐसा बताया भी जाता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य युद्ध जीतने ही वाले थे, लेकिन अचानक एक तीर उनकी आंख में आकर लग जाता है। जैसे ही एक तीर उनकी आंख में आकर लगता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य हाथी से नीचे गिर जाते हैं, और जब तक वो अपनी आंख से तीर निकालते हैं, लहूलुहान अवस्था के अंदर जब तक वो अपनी आंख से तीर निकालते हैं, तब तक उसके चारों तरफ मुगल सेनापति घूम चुके होते हैं, मुगल सेनापति फिर चुके होते हैं। और जैसे ही हेमचंद्र विक्रमादित्य होश संभालता है, बैरम खान के द्वारा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य वैसे मूल रूप से रहने वाले थे अलवर के, लेकिन रेवाड़ी में नमक का व्यापार करते थे। और हेमचंद्र विक्रमादित्य किसके प्रधानमंत्री थे, या किसने हेमचंद्र विक्रमादित्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो आदिल शाह ने। किसने? आदिल शाह ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। लेकिन आपने याद रखना है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। इसी के साथ में आपने याद रखना, अकबर के समय रेवाड़ी के जो शासक हुआ करते थे वो कौन थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय श्री प्राप्त की या विजय प्राप्त की, ये आप याद रखिएगा। ऐसी महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की, तो आप याद रखिएगा संतोष यादव। संतोष यादव, यदि भारत के संदर्भ में भी पूछे ना तो भी संतोष यादव आएगा। ऐसी महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया था, जिसका नाम क्या हुआ करता था? संतोष यादव हुआ करता था। ये संतोष यादव जिसका जन्म होता है 1969 के अंदर। 1969 में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? रेवाड़ी में। और रेवाड़ी के कौन से गांव में? जोनियावास गांव में। संतोष यादव का जन्म होता है जोनियावास गांव के अंदर, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जो कब होता है? 1969 के अंदर। लेकिन इसने माउंट एवरेस्ट को फतेह कब किया था संतोष यादव ने? तो आप याद रखिएगा 10 मई 1992 के अंदर इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उसके 1 साल बाद 1993 में उसी दिन फिर से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, 10 मई या मई के महीने में भी आप लगा सकते हैं 1993 के अंदर। हरियाणा की वह पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट को लगातार 2 बार फतेह किया, संतोष यादव। और संतोष यादव ने का जन्म 1969 में हुआ था, जोनियावास गांव रेवाड़ी में हुआ था। और ये संतोष यादव जिसने फतेह किया था 10 मई 1992 के अंदर और 10 मई 1993 के अंदर। लेकिन हरियाणा के सबसे युवा पर्वतारोही कौन है? तो याद रखिएगा नरेंद्र यादव। वो भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है? रेवाड़ी से है। ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है? क्या पूछ रहा है? खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आप ये क्या बताएंगे? कबड्डी से। किस खेल से है?
खिलाड़ी राममेर सिंह का संबंध कौन से खेल से है? कबड्डी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किससे है? तो आप याद रखिएगा एथलेटिक्स। गीता जुत्सी का जो संबंध है वो एथलेटिक्स से है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। गीता जुत्सी मिलान करना होता है, गीता जुत्सी का आप मिलान करेंगे एथलेटिक्स से। गीता जुत्सी का संबंध किससे है? एथलेटिक्स से। संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्रिका किसने निकाली थी? क्या पूछ रहा है कि एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था संदेश। ये संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली थी? तो आप क्या बताएंगे कि संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी किसने? पंडित नेकीराम शर्मा ने। पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। और ये संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका कहां से निकाली थी? तो आप बताएंगे भिवानी से। भिवानी से 1930 में संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था किसने? पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था। ये आप याद रखिएगा, पंडित नेकीराम शर्मा जिसका जन्म 1837 के अंदर, सॉरी 1887 के अंदर होता है। 1887 के अंदर कौन से गांव में होता है? तो आप बताएंगे कैलंगा गांव, रोहतक के अंदर। एक ऐसी घटना घटी जब 1887 के अंदर पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ रोहतक के कैलंगा गांव में। पंडित नेकीराम स्वतंत्रता सेनानियों में भी इसकी गिनती होती है पंडित नेकीराम शर्मा की। और पंडित नेकीराम शर्मा जिन्होंने भिवानी से एक संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र जो इन्होंने निकाला था, उसकी भाषा पूछे तो उसकी भाषा आप बताएंगे कि उसकी भाषा कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? तो इनकी भाषा जो रही है वो रही है हिंदी। संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की एक बार फिर से सोचें। संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा निकालते हैं, भिवानी से निकालते हैं, 1930 में निकालते हैं। और नेकीराम शर्मा का जन्म रोहतक के कैलंगा गांव में कब होता है? 1887 के अंदर इनका जन्म होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। बहुत बार नेकीराम सर इन्होंने तो ये नारा भी दिया था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये किसने कहा था? तो आप बताएंगे पंडित नेकीराम शर्मा ने। 1914 से 18 तक जब प्रथम वर्ल्ड वार चला था, उस वर्ल्ड वार के दौरान हरियाणा में सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा से कितने सैनिक भर्ती हुए थे? 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे। 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी कौन सी शताब्दी में स्थापित की थी? राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी कौन सी शताब्दी में स्थापित की थी? ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कर रहा है और एग्जामिनर करेगा। राजा हर्षवर्धन का जन्म होता है 590 ईस्वी के अंदर, जन्म होता है 6ठी शताब्दी में। लेकिन हर्षवर्धन राजा बनता है। जो हर्षवर्धन है, जो वर्धन वंश से संबंधित है, हर्षवर्धन जो वर्धन वंश से संबंधित है, इसका जन्म होता है 590 ईस्वी के अंदर। कौन सी शताब्दी के अंदर? 6ठी शताब्दी के अंदर, 6ठी शताब्दी, 6वीं ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। लेकिन जो राजा हर्षवर्धन था ये शासक कब बनता है? तो आप याद रखिएगा 606 में, 7वीं सदी के अंदर। 7वीं सदी के अंदर ये शासक बनता है, ये आपने याद रखना है। कब से कब तक शासक रहता? तो 606 से 647 तक शासक रहता है। कितने साल तक? 41 साल तक। लेकिन ये राजा हर्षवर्धन है, ये प्रसिद्ध लेखक भी हुआ करता जिसकी रचना है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इनकी प्रमुख रचना। हर्षवर्धन का दरबारी कवि जिसका नाम था बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबार में रहने वाला प्रसिद्ध कवि जिसका नाम क्या था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट इसके दरबार के अंदर रहता था। कौन रहता था? बाणभट्ट। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्ष की जीवनी लिखी थी। और हर्ष की जीवनी जिसका नाम क्या है? हर्षचरित्र है। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री जिसका नाम था हेनसांग। हेनसांग जिसकी पुस्तक जिसका नाम है सीयूकी, और सीयूकी में वर्णन मिलता है कौन से नगर का? थानेसर का। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि 634 ईस्वी में हर्षवर्धन हार जाता है। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन हारा था 634 में। हर्षवर्धन राजा कब से कब तक रहा था? 606 से 647। कितने साल तक? 41 साल तक।
जन्म हुआ 6ठी शताब्दी में और राजा बनता है 7वीं शताब्दी में। तो राजा बना था तभी इन्होंने थानेसर को राजधानी बनाया था। और राजधानी हर्षवर्धन ने थानेसर को कब बनाया था, तो आपने याद रखना है 7वीं सदी के अंदर। राजा हर्षवर्धन ने थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था 7वीं सदी के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद में आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना की आधारशिला कहां पर रखी थी। एक क्वेश्चन, एक जो प्रश्न है ना वो क्लियर कर दिया एग्जामिनर ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जय जवान आवास योजना की शुरुआत 3 जून 2016 को रखी थी, लेकिन रखी कहां से थी। अब आपको यह पता लग गया कि 3 जून 2016 के अंदर एक योजना चली जिसका नाम क्या था, जय जवान आवास योजना। और उस जय जवान आवास योजना की शुरुआत कहां से होती है, बहादुरगढ़ से। जय जवान आवास योजना की शुरुआत होती है बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ कहां पर पड़ता है, झज्जर के अंदर। बहादुरगढ़ से ही इस योजना की शुरुआत क्यों हुई थी, उसके पीछे भी एक रीजन रहा। इस योजना की शुरुआत बहादुरगढ़ से इसलिए हुई थी क्योंकि शहीदों का शहर है झज्जर। शहीदों का शहर झज्जर, वीरों की भूमि रेवाड़ी और शहीदों का गांव पड़ता है तिगांव फरीदाबाद। देश प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ITI तिगांव फरीदाबाद के अंदर। शहीदों का घर किसे कहते हैं, तिगांव को। शहीदों का शहर झज्जर को और वीरों की भूमि रेवाड़ी को। लेकिन सबसे ज्यादा जो सैनिक लगे हुए हरियाणा में वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से, कोसली से। सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो आप बताएंगे रेवाड़ी से सबसे ज्यादा सैनिक लगे हुए हैं। तो ये सभी पॉइंट आशा करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। और यदि आपको पसंद आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।